हेलो नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। एंड दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा वाइसरॉय हिंदुस्तान का जिसको सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल माना जाता है। इसने कुछ कुछ ऐसे डिसीजन लिए, इसके दौर में कुछ ऐसा हुआ कि इतिहास इसको कभी नहीं भुला सकता। तो निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और जानते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, इसके कार्यकाल के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1899 में लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान का वाइसरॉय बना और 6 साल ये हिंदुस्तान का वाइसरॉय रहा। 1899 से लेकर 1905 तक, फ्रॉम 1899 टू 1905। अच्छा, सबसे पहली चीज़, जैसे ही ये वाइसरॉय बनता है उसी साल एक अकाल आता है जिसको कहते हैं फेमाइन ऑफ 1899 टू 1900। इसको छप्पनिया अकाल भी कहते हैं। कारण क्या है इसको छप्पनिया अकाल बोलने का, मैं आप लोगों को बताता हूँ। असल में 1899 से लेकर 1900, मतलब एक साल के दौरान हिंदुस्तान के कुछ इलाके लाइक आगरा, अवध, बंगाल, सेंट्रल प्रोविंसेस, राजपूताना, गुजरात, यहाँ पर सीवियर फेमाइन आया था जिसकी वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हुई। एंड ये जो साल गए 1899 1900, ये तो रोमन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। अगर आप इसे विक्रम संवत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये विक्रम संवत 1956 कहलाया ये साल। तो इसीलिए इसे छप्पनिया अकाल कहा गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत वो साल था 1956 का। इसीलिए इसे छप्पनिया अकाल कहा गया लोकल लोगों के द्वारा। एंड 1901 में हिंदुस्तान में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से कॉलरा और मलेरिया आया। तो ये सोचिए कि पहले 1899 से लेकर 1900 जब वाइसरॉय थे हिंदुस्तान के लॉर्ड कर्जन, तब आया अकाल, सीवियर फेमाइन आया। एंड उसी के अगले साल 1901 में भर के बारिश हुई जिसकी वजह से कॉलरा एंड मलेरिया फैला। अच्छा, इस फेमाइन के बाद एक फेमाइन कमीशन बनाई गई। जितने भी कमीशन है उसको याद रखिएगा आप लोग। एक फेमाइन कमीशन बनाई गई जिसको लीड किया सर एंथनी मैकडोनल ने, ठीक है। और इन्होंने 1901 में लॉर्ड कर्जन ने ये कमीशन बनाया, फेमाइन कमीशन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर एंथनी मैकडोनल। एंड उसी साल इन्होंने लॉर्ड कर्जन के सामने अपनी रिपोर्ट रखी। जिस तरह हमारे देश का प्रेसिडेंट कमीशन बनाता है ना, कुछ भी हमारे देश में होता है, तो पहले भी लॉर्ड कर्जन ने ये कमीशन बनाया था। जब फेमाइन आया तो 1899 से लेकर 1901 में इसकी रिपोर्ट रखी गई जिस साल इस कमीशन को बनाया गया। उसके बाद एक इरिगेशन कमीशन बनाया गया 1901 में। इरिगेशन कमीशन इसलिए बनाया गया ताकि 1899 से लेकर 1900 के बीच जो अकाल आया था उसकी संभावना दोबारा ना पड़े। तो इरिगेशन कमीशन बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। एंड इस कमीशन में ये रेकमेंड किया गया था कि जो पंजाब है, most important of this strategy was a network of canal in Punjab comprising a main canal of 2714 किलोमीटर and other link canal, कि हिंदुस्तान में कैनाल लिंकेज हो मेनली आपका पंजाब में, ताकि पानी आसानी से पहुंचाया जा सके। कहां पर? खेतों में, ताकि पानी आसानी से खेतों में पहुंचाया जा सके। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुलिस कमीशन बना सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुलिस कमीशन। अक्सर पूछा जाता है कि पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में बना? सर एंड्रू फ्रेजर, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में आपका एक पुलिस कमीशन बनाया और उनके रिकमेंडेशन पे, मतलब सर एंड्रू फ्रेजर के रिकमेंडेशन पे एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। किसका? इंडियन डोमेस्टिक इंटेलिजेंस का, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर 1901 से लेकर 1902-3 के बीच ये बना था। 1902 से लेकर 1947 तक इंडिया का वही डोमेस्टिक इंटेलिजेंस चला जो कि सर एंड्रू फ्रेजर ने रिकमेंड किया था। इन्होंने क्रिमिनल इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उस दौर में, ठीक है, उसको अटैच किया। इसके अलावा इन्होंने सीआईडी का निर्माण किया। जैसे आज सीबीआई है ना, उस दौर में सीआईडी वर्क करती थी। सीआईडी का निर्माण किया इन्होंने प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। अलग अलग जो प्रोविंसेस थे, लाइक यूपी हो गया, सेंट्रल प्रोविंसेस हो गया, बंगाल हो गया, तो अलग अलग प्रोविंसेस में सीआईडी का निर्माण किया गया सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक डिपार्टमेंट को अटैच किया गया जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस। 1903 में ठगी और डकैती डिपार्टमेंट को एबॉलिश कर दिया गया। एक
दौर में हिंदुस्तान में ठगी और डकैती बहुत होती थी, तो उसके रिगार्डिंग एक डिपार्टमेंट बना हुआ था, उसको एबॉलिश कर दिया गया 1903 में। तो याद रखिएगा कि पुलिस कमीशन बना सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में, इरिगेशन कमीशन बना कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में, फेमाइन कमीशन बना 1899 और 1900 के बीच में जो अकाल आया था उसके लिए सर एंड्रू मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक कमीशन बना। अगला है दोस्तों, पंजाब लैंड एलिनिएशन एक्ट 1900 पास किया गया। इसको बहुत अधिक डेप्थ में जाकर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस याद रखिएगा कि जो पंजाब का लैंड एलिनिएशन एक्ट है वो 1900 में इन्हीं की अध्यक्षता में पास किया गया था। यही हिंदुस्तान के वाइसरॉय थे। एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन जिसके लिए इतिहास लॉर्ड कर्जन को हमेशा याद रखेगा, और वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। मैंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जो कि आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे का कारण क्या था। असल में अंग्रेजों ने दलील ये दिया कि बंगाल बहुत बड़ा है। उस दौर के बंगाल में आज का बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, उड़ीसा ये सब आता था। अंग्रेज़ों ने कहा कि इतने बड़े प्रोविंस को एडमिनिस्टर करना मुश्किल हो रखा गया, इसीलिए हम लोग ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बांट रहे हैं। तो हिंदुस्तानियों ने कहा कि आप जानबूझकर रिलीजन के आधार पर इसको बांट रहे हैं। वेस्ट बंगाल हिंदुओं को दे रहे हैं, बंगाली बोलने वाले हिंदुओं को, ईस्ट बंगाल दे रहे हैं बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को। हिंदुस्तानियों ने कहा यह बिल्कुल गलत है। बाद में जाकर इसे एलिनिएट किया गया, मतलब इसे एनवलेशन किया गया, मतलब इसे रोका गया। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 को इन्होंने बंगाल का विभाजन किया, और इसके लिए इनका नाम इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। दैट पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो क्रेडिट है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया किसने, उस वक्त हमारे देश के वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। अगला रेले कमीशन। रेले कमीशन लेकर आए लॉर्ड कर्जन क्यों? द इंडियन यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेजेस वर स्लोली बिकमिंग क्रेडल ऑफ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। टू ब्रिंग द यूनिवर्सिटी अंडर कंट्रोल, लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड रेले कमीशन अंडर सर थॉमस रेले। देखिए, वो दौर ऐसा दौर आ चुका था 1900 का, जब हिंदुस्तान के कॉलेजेस के अंदर, हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही हिंदुस्तान को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ी जाती थी, वहीं बैठकर प्लानिंग होती थी, सब कुछ होता था। ठीक है, तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अगर हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका हम हिंदुस्तानियों को कंट्रोल कर लेंगे। आप लोगों ने एक चीज़ गौर की, उस दौर में जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसके अंदर देश को आज़ाद कैसे किया जाए उसके बारे में प्लानिंग होती थी। और आज हमारे देश में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर ये प्लानिंग होती है कि देश को किस तरह तोड़ा जाए। याद है ना जेएनयू वाला कांड? जेएनयू क्या है? जेएनयू भी तो एक तरह की यूनिवर्सिटी है। एंड आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, टॉप रैंकिंग में आती है। तो आप देख रहे हैं, एक वो दौर था, एक ये दौर है। तो अंग्रेज़ों ने उस पर चाबुक लगाने के लिए, अंग्रेज़ों ने उसको रोकने के लिए एक रेले कमीशन बनाई ताकि यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल किया जा सके। एंड इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे? सर थॉमस रेले। ठीक है, एंड इस कमीशन में सिर्फ एक इंडियन मेंबर थे जिनका नाम था सैयद हुसैन बेलग्रामी। लेकिन जब हिंदुओं ने इसका प्रोटेस्ट किया तब जाकर जस्टिस गुरुदास बनर्जी जो कलकत्ता हाई कोर्ट के थे उनको भी इसका मेंबर बनाया गया रेले कमीशन का। दिस कमीशन सबमिटेड इट रिपोर्ट। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1902 में रखी। एंड इसके बाद एक रेले बिल पास होता है, और रेले बिल जब एक्ट बनता है तो इसको 1904 में नाम दिया जाता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। याद रखिएगा 1902 में यह बिल रखा गया। इस बिल मतलब ये रिपोर्ट रखी गई 1902 में, रेले कमीशन की रिपोर्ट रखी गई 1902 में। रिपोर्ट रखने के बाद ये बिल बना। बिल को 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 कहा गया। अभी आगे वही पढ़ते हैं कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 क्या थी। देखिए, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 क्या कहती है? दिस एक्ट रीऑर्गेनाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिंडिकेट, provided for the official inspection of the college and placed the final decision concerning the affiliation and disaffiliation of colleges in the hand of the government of India। देखिए, आप लोगों को पता है कि जो कॉलेजेस होते हैं वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। तो अंग्रेज़ों ने एक तरह का सिंडिकेट बनाया, एक तरह का ग्रुप बनाया अंडर द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, जिसके अंदर उन्होंने उस सिंडिकेट को अधिकार दिया कि वो किसी भी कॉलेज का जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उनकी एफिलिएशन, उनकी डिसएफिलिएशन से रिलेटेड
डिसीजन ले सकते हैं। मतलब वो चाहे तो किसी भी कॉलेज को एफिलिएट कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता दे सकते हैं या मान्यता छीन सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका जमकर विरोध किया था। ठीक है। द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वॉज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटीज वर टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड द साइज ऑफ द सेनेट वॉज रिड्यूस। पहला प्रोविज़न इस यूनिवर्सिटी एक्ट का ये था कि वो गवर्निंग बॉडी जो पूरे की पूरे यूनिवर्सिटी को गवर्न करती थी उसको दोबारा से बनाया गया, और उसकी साइज़ मतलब वहाँ पे सेनेट होती थी। जैसे आज हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, तो पहले एक ग्रुप होता था सेनेट का जो कि यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करती थी, जो कि यूनिवर्सिटीज़ की गवर्निंग बॉडी कहलाती थी। उनकी साइज़ को क्या किया गया, कम किया गया। सेनेट में आपका कम से कम 50 मेंबर रखे गए, कम से कम 50 मेंबर होंगे और मैक्सिमम 100 मेंबर होंगे, और सारे के सारे कम से कम 6 साल के लिए कार्यरत होंगे। बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास की यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या हुआ, द इलेक्टेड फेलोज वर टू बी 50 एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी द नंबर वॉज फिक्स्ड 15। मतलब सेनेट में जो मेंबर्स होंगे वो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की यूनिवर्सिटी में 50 तक सीमित होंगे, बाकी यूनिवर्सिटी में ये 15 तक सीमित होंगे। एंड दिस एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ मेजॉरिटी ऑफ द फेलोज इन अ यूनिवर्सिटी। और ये एक्ट सरकार को ये अधिकार देता है कि सरकार मैक्सिमम जो फेलोज हैं उनको नियुक्त कर सकती है यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी, वॉज नाउ एम्पावर्ड टू डिसाइड अ यूनिवर्सिटीज टेरिटोरियल लिमिट एंड ऑल्सो एफिलिएशन बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। गवर्नर जनरल के हाथ में पूरी की पूरी पावर दी गई कि वो डिसाइड करेगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी की टेरिटोरियल लिमिट क्या है, और एफिलिएशन से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होंगे वो उसके द्वारा लिए जाएंगे। And the Indian University Act made the university and colleges completely under the government control। जैसे ही ये एक्ट पास हुआ, जितने भी हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेजेस थी, वो सरकार के अंडर में आ गई। एंड बेटर एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए सरकार ने 5 लाख पर साल, हर मतलब 5 साल तक सरकार 5 लाख रुपए हर साल किसको देगी, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को देगी। तो ये था आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 जो कि पास किया गया लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में। मतलब लॉर्ड कर्जन हमारे देश के वाइसरॉय थे। इसके अलावा एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1905, जितने भी आपके पुरातन आपकी मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, उनके रख रखाव के लिए एक एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 पास किया गया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। अगर आज आप दिल्ली में, बॉम्बे में या किसी भी ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पे हेरिटेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, वो सीधे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। इसके अलावा इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स बनाया गया 1904 में। जैसे आप एनसीसी का नाम सुनते हैं ना, नेशनल कैडेट कॉर्प, तो उस दौर में इसका नाम था इंपीरियल कैडेट कॉर्प। एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, जो कि अफगानिस्तान वाला इलाका है, उसको NWFP, ये जो अफगानिस्तान और सिंध का इलाका था, NWFP आपका इन्हीं लॉर्ड कर्जन के वाइसरॉयशिप में बनाया गया। मतलब रिवर इंदस के ऊपर के सारे इलाके NWFP घोषित कर दिए गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। एंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका खोला गया, पूसा, जो कि बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी में थी, ये भी इस्टेब्लिश किया गया लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में। तो दोस्तों ये थे लॉर्ड कर्जन के दौर में हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या कमीशन आया, क्या क्या एक्ट आया, उनके बारे में याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन इनके दौर में हुआ, रिलैक कमीशन इनके दौर में आया, पुलिस कमीशन इनके दौर में आया, ठीक है, इरिगेशन कमीशन आया, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आया, NWFP इनके दौर में बनी। और जितने भी कमीशन हैं उनके चेयरमैन का नाम ज़रूर याद रखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों लॉर्ड कर्जन के बारे में आप लोगों को सारी की सारी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि हमें उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। कब पैदा हुए, कब मरे, वो उनका देश समझे। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि उनके वक्त जब वो वाइसरॉय थे तो हमारे देश में क्या क्या परिवर्तन आए थे। तो दबाकर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए।